प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले सेनेट गैर फाल, 52 सेनेटर समेत चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर। कौन कौन से सेनेटर्स 6 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। दूसरी तरफ वजीर आजम और सदर को वोट ना देने वाली JUIFA ने सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने का फैसला कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी, अलीम खान समेत मुतादिद वज़रा का तनख्वाह और मराहत न लेने का ऐलान। क्या तनख्वाह न लेने से मुल्की मामलात में बेहतरी आ सकती है या इसके लिए कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत होगी। इसके अलावा बात करेंगे बानी PTI के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग, हुकूमत ने अडयाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। सिक्योरिटी सख्त, उमर अयूब ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगा दिया। मुलाकातों पर पाबंदी की वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एवन फील्ड केस में मतलूब नवाज शरीफ के बेटे और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के भाई हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान पहुंच गए। दूसरी तरफ KP और विफाक में चीफ सेक्रेटरी के तबादले पर फड्डा होने का खतरा। नए वजीर आला गंडापुर ने शहाब शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब स्टार्ट यहीं से करेंगे। आज सेनेट से जो 52 सेनेटर्स हैं वो रिटायर हो गए, ऑलमोस्ट आधा सेनेट जो है वो रिटायर हो गया है। ये जो पिछले 6 साल गुजरे हैं इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, लेजिस्लेशन की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कैसे देखते हैं इन 6 सालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रबिया बीबी। अस्सलाम वालेकुम क्लासरा साहब। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। वेलकम सर। गुजारिश ये है जी कि चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो चारों सूबाई असम्बलियां हो, मैं समझता हूं कि वहां जिस किस्म की लेजिस्लेशन की जरूरत थी या है, अनफॉर्चुनेटली उस किस्म की लेजिस्लेशन नहीं हम कर सके। किस किस्म की लेजिस्लेशन की जरूरत थी कि जो लोग हमें, सेनेट तो इनडायरेक्ट मुंतखब होके आते हैं, जो डायरेक्ट भी मुंतखब होके आए, आप ये देखिए जो लोगों के रियल इश्यूज थे, क्या उनमें कमी आई? क्या महंगाई में, गुर्बत में, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ के इश्यूज जो से हैं, दीगर चीजें, अगर उसका जवाब तलाश करें तो नहीं। हाँ, वहां क्या होता है जो मैंने देखा, मेरा ये 6 साल का ये और 1 साल पहले का तजुर्बा, कि वहां जो भी लेजिस्लेशन होती है वो मैं समझता हूं कि अरकान के हाथ बंधे होते हैं। जो पार्टी पॉलिसीज होती हैं उसके तहत हमको चलना पड़ता है और वहां हमें कोई आज़ादाना, हम जाहिर तकरीरें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो जरा उस पॉलिसी से हट के बात करता है उसको फिर क्रॉस लगा दिया जाता है, उसके दायरा लगा दिया जाता है। लेकिन जिन मकासद के लिए मैं समझता हूं कि अवाम हमें इन इदारों में मुंतखब करके भेजते हैं या भेजा उन्होंने, वो अवाम की तवक्कुआत पर ये असम्बलियां पूरी नहीं उतरी। और उसका नतीजा आपने देखा कि जो ये इलेक्शन हुए उसमें फिर एक सेक्शन ऑफ पीपल, अ वेरी लार्ज ह्यूज सेक्शन ऑफ पीपल, उसने रिवोल्ट किया इस सिस्टम के खिलाफ। और ये असम्बलियां भी जो थी, या सेनेट भी कह लो, इसी सिस्टम का हिस्सा है, जो कि और मेजॉरिटी वहां आप देखिए कि आपको कितने लोग हैं सेनेट में। चले सेनेट की बात कर लेता हूं क्योंकि वो मेरी टिप्स पे है। कितने लोग हैं सेनेट में जो ये क्लेम कर सकते हैं कि वो मिडिल क्लास के हैं? कितने लोग हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं वो पुअर क्लास से आए हैं? कितने लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, वो डेमू पे सफर करते हैं? दरअसल ये एक एलीट कैप्चर है जो मैं हमेशा से रोना रोता हूं, और मेरी बड़ी कमजोर ना तो आवाज है, लेकिन मैं वो जहां भी मुझे मौका मिलता मैं बात करता हूं कि दरअसल दिस सिस्टम हैज फेल्ड। ये सिस्टम फेल हो चुका है जी। और इस सिस्टम के अंदर जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो आपका एक कदम आगे ले जाते हैं, आपको 4 कदम पीछे आना पड़ता है। तो मैं अगर ये 6 साल का अहाता करूं तो मैं समझता हूं कि जो जिन मकासद के लिए ये इदारे बने हैं और जो काम हमारे जिम्मे था, वो शायद मेरा ख्याल है कि हम उसको अदा करने में नाकाम हुए, और उसमें मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितना दूसरे। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत साजी का अमल हमने देखा है कि वो मुकम्मल हो गया है, और जो एक नई टीम बनी है और जो पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस या दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं
उस लिहाज से अगर आप इस टीम को देखें तो किस तरह की टीम लग रही है आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके ऊपर भी हो रही हैं और इसके ऊपर आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो बेस कर रहा है, सिंस थिंग्स आर ऑन द एज ऑलरेडी। देखिए, इकबाल का एक शेर है कि है अयां योरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बात ये है कि देखिए कि इसमें कितनी हमारी, मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि 340 के 42 का ईवान है और 5 आपके इस वक्त वुज़रा जो हैं जिन्होंने हल्फ उठाया है वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, नंबर 1। फिर आपको पाकिस्तान को जरूरत है, मैं हमेशा कहता हूं, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक जहां एक माहिर मईशत, एक इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, वहां एक साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, जो मिन हैसुल कौम भी और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी भी मैं समझता हूं मेंटल रिहेबिलिटेशन की जरूरत है कि भाई जिस काम के लिए तुम आए हो वो ये तुम्हारा काम है, तुम इधर नारेबाजी, पगड़ियां उछालना और वक्त जाया करना, दिस इज नॉट योर मैंडेट। तो अब देखिए ना, लिस्ट में आप नाम देख लीजिए। अब इसमें कुछ लोग हैं जो इंपोर्ट किए गए हैं, एक साहब तो ऐसे हैं जिनकी नेशनैलिटी जो थी वो उन्होंने चेंज की। तो क्या ये कोई पाकिस्तान में माओ ने कोई ज़हीन बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं कि जो हमें बाहर से, कभी हम शौकत अजीज के मरहून मिन्नत हो जाते हैं, कभी किसी मोइन कुरैशी के को ले आते हैं, कभी अब किसी और साहब को ले आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि असल जो चीज है, असल चीज अब देखने वाली जो चैलेंज है वो, जैसे आपने बात की, जो मईशत है सबसे बड़ा चैलेंज, इसमें अब ये देखना होगा कि अब IMF भी आपके सर पे प्रोग्राम उसका खड़ा है, उसके बाद एक महंगाई का तूफान आएगा और इसी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हमें हैव नॉट्स को, जो गरीब है, मिडिल क्लास है, कि उसको हम क्या डिलीवर करते हैं। और मैं दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी, ये काबीना 12 मसालों की चाट है कि अल्लाह करे कि ये जो पाकिस्तान की मईशत है उसके लिए उसके मैदे पर भारी साबित ना हो, को बदहजमी ना पैदा करे, उसकी मईशत को बेहतर करे। मैं दुआ ही कर सकता हूँ। जी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी किरमानी साहब, आप हमेशा यू आर वेरी काइंड, आप हमें ज्वाइन करते हैं, बड़ी ऑनेस्ट ब्लंट और स्ट्रेट बात करते हैं सर। इस दफ़ा आप हमें नज़र नहीं आ रहे सर यहाँ पे। अदरवाइज उनको ये होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपना एक कल्चर है, साथियों को, पुराने साथियों को साथ रखते हैं। तारिक फातमी साहब हमें नज़र आ रहे हैं, उसके बाद परवेज रशीद साहब पंजाब में नज़र आ रहे हैं, आप हमें जो है वो नज़र नहीं आ रहे। पहले ये बताइएगा, सेनेट की टिकट आपको दोबारा दी जा रही है, नंबर 1, या इस दफ़ा अगेन आपकी जगह ये जो है ये होगा मोहसिन नकवी साहब और औरंगजेब साहब जगह ले रहे हैं? कोई आपकी बातचीत हुई है पार्टी में, या आप जैसे जो थोड़े से बोल्ड बात करने वाले हैं, जो नो होल्ड्स बार पे बिलीव रखते हैं, उनकी इस दफ़ा फिर जगह नहीं है? जैसे जफर अली शाह साहब के साथ भी हमने देखा यही कुछ हुआ था। सो आपका कोई राब्ता, कोई पार्टी का राब्ता, कोई आप टिकट अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे सेनेट के लिए? व्हाट इज लेटेस्ट सर? मैं क्लासर भाई शुक्रिया। मैं इस बारे में ये अर्ज करूंगा कि मैं ना ही इंटरेस्टेड हूं ना ही मैं अवेलेबल हूं। अच्छा, ये क्या वजह है सर? पहले रुक जाएं सर नकरमानी साहब, बड़ी आपने अहम जुमला, क्या अहम बात की है, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्पी, कि ना मैं इंटरेस्टेड हूं ना मैं अवेलेबल हूं। चले, मतलब इंटरेस्टेड वाली बात ठीक है, बंदा कभी थक भी जाता है कि यार काफी कर लिया, चलो कोई रेस्ट करते हैं। नॉट अवेलेबल वाली बात सर, ये जरा थोड़ी सी अगर एक्सप्लेन कर दें, दोनों बातें वैसे भाई दबे। मैं करता हूं जी सर। देखिए, मैं जाती तौर पर मैंने आज तक, और ये मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, सिवाय जब 2018 में मुझे धमकी दी गई एक दिन रात को कि सुबह पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी और मुझे एक ग्रुप की तरफ से ये मैसेज आया पार्टी के। अच्छा। और एक साहब को उन्होंने मेरे पास रात को भेजा, मैं थका हुआ आया था मियाँ साहब के साथ आजाद कश्मीर में एक जलसा करके सर। तो रात को 11 बजे एक साहब ने मुझे कहा कि वो मैंने आना है। मैंने कहा यार सुबह मिल लेना। उसने कहा नहीं, मेरी बड़ी जरूरी बात है। खैर वो आ गया। मैंने कहा खैरियत है। उसने कहा कि फलां पार्टी के अंदर ग्रुप जो है उसने ये कहा है कि किरमानी का टिकट हम खा गए। ये 2018 की बात कर। अच्छा। मैंने उसे कहा कि देखो, मैं तो खुद टिकट कभी भी नहीं मैंने मांगा। अगर इस किस्म की धमकी मुझे आएगी तो मैं फिर इसका इंतजाम करूंगा। मैंने फिर नवाज शरीफ साहब से भी बात की
और मैंने उन्हें कहा कि आप बेशक मुझे टिकट मत दीजिए, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। ये कौन है जो दाएं बाएं जिनके मुस्लिम लीगी होने के बारे में डाउट्स हैं, वो मुझे पैगाम दे रहे हैं रात के 11 बजे एक बंदे को भेजकर कि तुम्हारा टिकट खा गए। उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी इंटरवीन किया, जो सच्ची बात है। हमजा शहबाज ने भी किया और मियां साहब ने भी फिर उसमें, और भी एक दो लोगों को मैंने कहा कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है टिकट और नो टिकट, लेकिन जिस क्वार्टर से मुझे मैसेज आया तो कहने का मतलब बहुत बातें कर सकता हूं मैं। सर वो क्वार्टर कौन सा ऐसा था कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के नॉलेज में नहीं था, शहबाज शरीफ साहब के नॉलेज में नहीं था, हमजा साहब के नॉलेज में नहीं था, उन्हें इंटरवीन करना पड़ी, आपने उनको बताइए कौन सा ऐसा कोई पावरफुल था जिन्होंने डायरेक्ट बरह रास्त उन्होंने आपको थ्रेट किया और इन तीनों को नहीं इल्म में था जो पार्टी के हेड्स हैं? बराह रास्त नहीं किया, उन्होंने एक मैसेंजर भेजा मुझे जो उनके क्राउड में फिरता था। बहरहाल लेकिन वो लोग भी, यकीन मानिए अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है रऊफ क्लासरा साहब, उसके कुर्बान जाऊं, उसके सदके जाऊं मैंने तो अल्लाह का सब्र कर लिया। मैंने नवाज शरीफ साहब से बात की, शहबाज साहब से की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्लिमानी बोर्ड का जो फैसला था वो बाय लार्ज मेजॉरिटी ने मेरे हक में फैसला दिया। अच्छा, लेकिन जिन लोगों ने वो मुझे मैसेज भिजवाया था 2018 की वो मार्च की रात 11 बजे जी, खुद उनके साथ देखें, वो कहते हैं वो गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता और मेरे दिल में किसी के लिए कोई कभी मैंने जगह नहीं रखी, कोई गुस्सा नहीं रखा। वो आज लोग जो उनसे हैं वो इस पार्लिमानी सियासत से बाहर हो चुके हैं। अच्छा, ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह की होती है लाठी। तो मैंने और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं कर सकता हूं, लेकिन मुनासिब नहीं मैं समझता अभी करना। मैं एक किताब लिखने के बारे में भी सोच रहा हूँ, बड़ी अच्छा मेमोरीज की। यू मस्ट सर। तो सर इस वक्त क्या वजह है, आप नाराज हैं पार्टी लीडरशिप से? पार्टी लीडरशिप समझती है कि आप मजीद उनके लिए पॉलिटिकल यूजफुल नहीं है? क्योंकि लग रहा है कुछ अरसे से कि आप जो है पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। जैसे हमने अभी देखा है कि जवेद अब्बासी साहब दूर हुए, मेहताब अब्बासी साहब हुए, शाहिद खकान साहब हुए, जवेद हाशमी साहब हुए, चौधरी निसार अली खान साहब हुए, मिफ्ता इस्माइल हुए, लंबी लिस्ट, एक जुबैर साहब हुए, वो भी आजकल इसी तरह से। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? यू बोला मतलब सारे ओल्ड गार्ड्स है, ये किन के साथ प्रॉब्लम? उनके साथ है या इधर मियां साहब और इनके साथ है? सर गुजारिश ये है कि मैं दूसरों के बारे में तो कोई अर्ज नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूं। सर मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूं और मिडिल क्लास के आदमी को वो मसाइल जो उनसे हैं उनका सामना करना पड़ता है जो कि लीड कैप्चर को सामना नहीं करना पड़ता जी। मियां साहब जब तशरीफ ले गए यहाँ से, मैं तो उनके साथ जीआईटी में 165 पेशियां भी भुगती हैं, आपको याद होगा 165। अच्छा, वो पेशियां, और फिर उसके बाद जेआईटी का जो जब इन्वेस्टिगेशन होती थी, कौन मीडिया को फेस करता था बाहर निकल के? आई रिमेंबर माहे रमजान का महीना होता था, कड़ी धूप में मैं खड़ा होके ईंटों पर माइक रख के मैं बात करता होता था। उस वक्त नहीं कोई बात करता था, खैर छोड़े, पर मेरा फर्ज था। कहने का मतलब ये है कि जहां मेरी तबीयत है, जो मेरी तरबियत है, वो ये है कि जहां मेरी जरूरत ना हो मैं वहां अपनी मौजूदगी मुसल्लत नहीं करता होता। रऊफ साहब, ये मेरा जिंदगी में असूल रहा है। क्या बात है? अगर मेरी किसी को जरूरत होगी, वो याद करेंगे तो ठीक है, मैं हाजिर हूं। लेकिन मैंने जाके कुछ कोल पकड़ के या हाथ नहीं फैलाया, ना मेरे बाप ने कभी किया, ना मैं करूंगा। वो मैं इतना आपको अर्ज कर सकता हूं कि मुझे एक शेर और याद आ गया। तो वो कहते हैं ना कि एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर कुछ यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। तो शायद उनकी जरूरतें बदल गई। बहुत खूबसूरत सर जी। आज तो आपने ये दो शेर आज शराना अंदाज में, मतलब दुखी भी बैठे हैं, साथ में शराना अंदाज में अपने दुख को आपने एक्सप्लेन भी किया। सर अभी कैबिनेट जी सर जी आप कुछ नहीं है। बात ये है कि देखिए, जब मियां साहब यहाँ से तशरीफ ले गए तो मियां साहब गैर फाल थे 4 साल। मैंने मियां साहब को असिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद मेरे कुछ जाती मेरी वजूहात थी निजी, जो कि मैंने क़यादत को कन्वे कर दी थी। लेकिन अगर उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि मैं उतना एक्टिविटी जनरेट नहीं की मैंने जितनी वो तवक्को कर रहे थे, तो मैं एक मिडिल क्लास का फर्द होते मेरी लिमिटेशंस थी, मेरी मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स, आना जाना, मेरी काफी डिफिकल्टीज थी। बहरहाल चले उस बात को छोड़े। आपकी मुलाकात हुई मियां साहब से जब से वापस आए पाकिस्तान लास्ट ईयर अक्टूबर में? आपकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से उसके बाद? मेरी हुई जी। उनका बल्कि बड़ा मुझे एक खूबसूरत एक नवंबर में मैसेज भी आया था
और उन्होंने कहा मुझे मिलो आकर। तो बड़ा प्यारा मैसेज है, वॉइस नोट मेरे पास उनका एक मेमोरी के तौर पर है। ये 24-25 नवंबर की बात है, ये जब वो आई। तो उसके बाद मेरी उन दिनों जरा तबीयत कुछ मुजम्मिल थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ अरसे कुछ दिनों बाद आऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो जब मैंने फिर बाद में राब्ता किया, कोशिश की राब्ता करने की 1-2 दफा, तो फिर मुझे कोई जाहिर है उनकी मसरूफियत होगी, तो मेरी उनसे मुलाकात ना हो सकी। तो कहीं वो लेकिन माइंड तो नहीं कर गए कि उन्होंने आपको बुलाया, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो साहब ज़ाहिर है जो नहीं वजीर नहीं आजम नहीं साबिक नहीं रहा हो नहीं नहीं 3 दफा, नहीं नहीं वो भी एक तरह का ऑफेंस वो लेता है कि भाई मैंने बुलाया, दावत दी, तो किरमानी साहब अपनी मर्जी और अपने नहीं मूड पे आएंगे सर, तो हो सकता है माइंड कर गए हूँ मियाँ साहब। नहीं नहीं, मियाँ साहब का मेरा जो एक ताल्लुक रहा है माजी में, वो मेरे मिजाज शनास हैं, मैं उनका मिजाज शनास हूँ। मैंने उन्हें साल साल असिस्ट किया है। उसके बाद फिर उस दिन हुई है मेरी मुलाकात उनके साथ असेंबली के फ्लोर पर। अच्छा। बल्कि उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। वो जब वोट डालकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जरदारी साहब जिस दिन मुंतखब हुए हैं, जब वो वोट डालकर जा रहे थे तो लोग उनको मिल रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी सलाम करूं। तो मैंने सलाम उनको किया, तो उनके चेहरे पे मुझे वो खुशी नजर आई। लेकिन उन्होंने मुझे गिला किया बड़े खूबसूरत अंदाज में। उन्होंने मुझे पंजाबी में कहा, अगर कहते तो आपको सुना जी देता सर हूं। प्लीज, सर प्लीज। मुझे उन्होंने कहा, जब मैंने हाथ मिला के उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, ये शहबाज शरीफ साहब साथ खड़े थे और भी हजूम बड़ा था, बड़ा मुझे मुश्किल से हाथ निकालना पड़ा वो लोगों के अंदर से। तो मुझे कहने लगे कि वोट पाता जे। मैं क्या जी, जी पाता है, ये ठीक पाया जे ना। मैं क्या जी बिल्कुल ठीक पाया, तो जरदारी साहब ने पाया। अच्छा। अब वो क्या कहना मुझे चाह रहे थे, अब वो जो मैंने आपके भी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ओन चौधरी साहब को मैंने वोट नहीं डाला नहीं था, दिया, अच्छा उन तक बात पहुंची है ये। तो वो मैं समझाऊं जो कि वो इशारा उनको उस तरफ था कि वो तो नहीं पाए, तो हम ठीक पाए कि नहीं पाया। नहीं, क्योंकि जरदारी साहब का भी अपना एक बैकग्राउंड है, सारी चीजें हैं। अच्छा सर, अभी हम खवातीन की सीटों पे देख रहे हैं, एक तरफ आप जैसे लोग हैं जिनकी एक पार्टी के लिए मतलब वी में डिसएग्री, आप पे बड़ी तनकीद भी होती रहती है, साहब से पॉलिटिक्स में सारा कुछ चलता रहता है, हम भी करते रहते हैं, फेयर एनफ। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों एक एक वो थे टिक टाकर, एक खतून थी जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया इसके लिए, एमएनए की सीट के लिए, तो बड़ा उसके पार्टी के अंदर से बड़ा रिएक्शन भी आया। सो आप कैसे समझते हैं कि अब अगर किस तरह के लोगों की कैसे इसका क्राइटेरिया है कि कौन पार्लियामेंट में आएगा? सेनेट का देखते हैं तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था, सेनेट का म्यार आपको क्या लगेगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेनेट का म्यार नीचे गया है, इंप्रूव हुआ है? अब जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनकी इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, स्टेट्समैनशिप क्या वही है जो पिछले हम ये कुछ अर्सा पहले देखते थे कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आप जैसे दीगर आते थे? तो सेनेट का भी बताइएगा, और ये बताइएगा ये अब उसमें टिक टाक वगैरह जो हैं, अब वो जो क्योंकि वो आके क्लिप्स वगैरह बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब इनको भी पार्लियामेंट में ले आते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, वो खतून बहुत अच्छी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि पार्टी के अंदर से रिएक्शन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे भी जी लोगों ने, और भी 1-2 लोगों ने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने उन्हें कहा भी कि मैं तो अब जाहिर है इतना फाल नहीं हूँ, या जो भी समझ रहे हैं आपकी मैं कंप्लेन पहुंचा दूंगा, पे किसी और हवाले से बात कर रहा हूँ। जहां तक आपने इस टिकट की बात की मोहतरमा की, मैं इन्हें नहीं जानता कि ये मोहतरमा कौन है, मैंने इनका कोई टिकटॉक भी नहीं देखा। लेकिन जो मुझे पार्टी के अंदर से चीजें पता चली कि उस पर काफी रिजेंटमेंट थी, स्पेशली हमारी जो पार्टी की विमेन विंग की सदर हैं, उन्होंने इस पर बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, ये ऐसा ही है। जैसे कि देखिए ना, मसलन आपने अपने लॉयल लोगों को उनको टिकट ना दी और उनकी जगह आपने सीट एडजस्टमेंट कर दी, और उन लोगों को जिनको हम कल को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहे, ठीक, तो ये ज्यादती है उन लोगों के साथ होती, जो इस तरह फिर लोग मायूस होते हैं। और ये सारा मलबा कौन सा है, हरकत कोई और करता है, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, हरकत कोई नीचे वाला आदमी करता है ऑब्लाइज करने के, किसी को कोई तल्लुकदारी निभाने की, लेकिन उसका मलबा जो है वो लीडरशिप पे गिरता है फिर आगे। क्योंकि वर्कर ये समझता है कि जो भी फैसले हुए हैं जाहिर है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से होंगे, लेकिन कई दफा मैंने देखा कि ये हकायक छुपाए गए, जैसे इस केस में हुआ कि वो हकायक अगर उनको बताए जाते तो जाहिर है ऐसी बात ना होती। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, इसलिए भी रिएक्शन है कि ये मोहतरमा जो हैं, जो ये टिकटॉकर साहबा, ये मरियम नवाज साहबा के खिलाफ मीम्स बनाती रही हैं, रील्स बनाती रही हैं, इस तरह की चीजें थी, तो वो फिर बताया गया कि इनको जो उसमें इंडक्ट कराया गया है एमएनए की सीट पे, वो शायद शहबाज शरीफ साहब का कैंप था। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन थी कि जो उनके खिलाफ उनकी पार्टी की
मतलब चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ रील्स बनाते थे, उनको पार्टी में अकोमोडेट किया गया, तो शायद पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग है, कोई डिवीजन है और एक दूसरे के खिलाफ कोई कंपेन्स वगैरह जो चलाते हैं उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन सर। मैं समझता हूँ क्लासा साहब कि इसमें मैंने जैसे कहा ना कि नवाज शरीफ साहब के साथ जब तक मैंने असिस्ट किया, आप यकीन कीजिए मियाँ साहब इसके गवाह होंगे, निटी ग्रिटी तक एक फुल स्टॉप कॉमा एक चीज को 10 यहां तक कि मुझे याद है 2018 का जब और 15 का भी सेनेट का इलेक्शन था, तो उसमें नवाज शरीफ साहब का मुझे हुक्म था कि ये तुमने जो लिस्ट है मेरे और तुम्हारे अलावा ये किसी थर्ड पर्सन को तुमने नाम नहीं शेयर करने, और बिल्कुल नहीं मैं करता था। अच्छा, उसमें फिर उसके बाद जब हम एक माइंड मेकअप करते थे, फिर उसके बाद बैठ के मुझे कहते थे हाँ भी अब एक मीटिंग बुला लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लग रहा है कि ये जो इन पर्टिकुलर दिस केस के ये को नीचे से शरारत हुई है। अच्छा, शरारत, और ये शरारत की गई है टू लेट डाउन और लोगों को नवाज शरीफ साहब से मायूस करना, और नवाज शरीफ साहब से लोगों को मायूस, क्योंकि देखे ना आप ट्विटर पे फिर शोर मचा कि जी ये क्या हो रहा है, कौन है ये खातून, तो मलबा क्यादत पर डला। हालांकि शरारत नीचे से हुई है, तो मैं समझता हूँ जिसने भी ये शरारत की है लोगों को मालूम होगा, ये चीजें छुपी नहीं रहती। लास्टली किरमानी साहब, जब इस तरह के फैसले होते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि लाहौर से, नो ऑफेंस, लाहौर बड़ा शहर है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 के करीब एमएनए और एमपीज की सीटें जो खवातीन की वो लाहौर में दी गई हैं सर, या फिर पिंडी डिवीजन का बताया जा रहा है 7-8 यहाँ पे दी गई, 36 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं या 35 वटेवर, तो वहाँ पे उसमें से 19 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें किसी एक खतून को भी सीट नहीं दी गई। तो जब ये फैसले किए जाते हैं कि एक शहर को 40 सीटें दे दी जाएंगी, दोनों मिला मलू के पार्टीज की, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फैसले कैसे होते हैं? कोई पार्लिमानी कोई इजलास नहीं होता, कोई पार्लिमानी पार्टी के लोग नहीं बैठे होते, कोई रिकमेंडेशन नहीं ली जाती, कोई होमवर्क नहीं किया जाता कि हमने किस किस को कैसे अकोमोडेट कर, फिर पार्टी कैसे शिकायतें करती है सूबे में हम हार गए, हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, जब सारा कुछ उठा के एक ही शहर में 40 सीटें दे देंगे वो भी खवातीन की, तो फिर उसके बाद गिला बनता तो नहीं है। कोई प्रोसेस नहीं है पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक के नाम कैसे पिक करने हैं और इनको मतलब किन बुनियादों पर हमने लेकर आए। ये सीटें तो काबिल लोगों के लिए थी कि कोई टेक्नोक्रेट आएंगे, कोई काबिल लोग आएंगे, खवातीन आएंगे, उनको लेकर आएंगे। सर देखिए, गुजारिश ये है कि पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स भी होती हैं और मियाँ साहब बैठ के, अभी भी जो हुई है पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग, वो मियाँ साहब सुबह से लेकर रात तक उसमें शिरकत करते रहे हैं और वो एक एक उम्मीदवार का इंटरव्यू करते हैं। लेकिन अब इसमें इशू ये आ रहा है कि देखिए, अब ये एक अनफॉर्चुनेट बात है जो आपने फरमाई है, जो ठीक फरमा रहे हैं कि देखिए, अगर मैं एक मिसाल चले दे देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून गई और उन्हें कहा जी मेरा बेटा जो है मीठा बड़ा खाता है, इसको जरा तनबीह करें। तो हजूर ने कहा कल आना। तो वो जब कल गई बेटे को लेकर, तो हजूर ने उसे बताया कि ज्यादा मीठा ना खाया करो, उसके नुकसानात बताए। तो वो खातून ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बात कल भी कह सकते थे। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं कही कि मैं खुद उस वक्त मीठा खाए बैठा था। कहने का मतलब ये है कि जब हम खुद, चैरिटी बिगिंस एट होम। क्लासरा साहब, अब देखिए, आप असेंबली में एक एमएनए है कोई, उसकी फैमिली की 4 खवातीन को भी टिकट्स मिलती हैं और ये हर पार्टी में हो रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी में, तमाम पार्टियों में। यही वजह है कि उससे फिर जो आम वर्कर है जिसने मारें खाई होती हैं, वक्त दिया होता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में वर्कर आपको परफॉर्म करता है ना, कोई जेल काटता है, कोई सड़क पे लाठी खाता है, कोई तकरीर करता है, कोई तहरीर करता है। ये जब लोगों में फिर मायूसी फैलती है और फिर वो आग वाली बात आ जाती है, फिर लोग बददिल हो जाते हैं और फिर जमातें जौन सी हैं वो अपनी जड़ें जौन सी हैं अवाम में वो लूज कर जाती है। ठीक है। अब लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड है, इसको खत्म होना चाहिए, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिफ किरमानी साहब मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बानी पीटीआई से 2 हफ्ते के लिए मुलाकात में पाबंदी है, इसकी क्या इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे क्लास साहब से। और इसके अलावा जो ये सदर और मोहसिन नकवी और अलीम खान ने कहा है कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, क्या ये स्टेप इनफ है या कारकर्दगी जो है उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालिया निशान है, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे थोड़ा ये जो एक ऐलान किया है सदर की तरफ से और वजीर दाखिला की तरफ से, ये कहा गया है कि जी हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, और भी दीगर गुजरा इसमें शामिल है इस लिस्ट में। अब सवाल ये है कि एक सिंबॉलिक जेस्चर है, अच्छा जेस्चर है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इनफ है? ये बड़ा
पाकिस्तान में ना इस तरह के काम बड़े चलते हैं। अब पता है ना कि आपको जहाँ पे लगे उस पे कहते हैं ना कि ना हिंग लगे ना फटकड़ी, तो स्वाद भी चोखे वाला हिसाब। इस तरह की बातों से चीज़ों से ना कौम बड़ी खुश होती है, बड़ी खुश होगी। और इसको पीटा जाएगा, एंकर जिसको शोज में उठाएंगे, ट्वीट्स किए जाएंगे, सोशल स्लोगन्स हैं। ओहो अवाम बड़ी खुश होती है इन्हीं चीज़ों पे। वो टिकटॉक, वो आप उनको मटेरियल देते रहे, देखा जी आपके लिए बड़ी कुर्बानी दे दी है, वो तनख्वाह नहीं ले रहे। वो भाई आप तनख्वाह लें, हमने कब आपको कहा कि ना लें? मतलब अगर ये मोहसिन नकवी साहब 1.5 लाख रुपया नहीं लेंगे तो इससे आपका ख्याल है खजाना खाली हो जाएगा, मतलब बच जाएगा या उसको कोई फर्क पड़ेगा? जरदारी साहब तनख्वाह नहीं लेंगे, चलो उनकी तगड़ी तनख्वाह है जी, मान लिया वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी 10-12 लाख रुपए तनख्वाह है सदर की, मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं कह रहा, इतनी होती है वो। तो वो समझ, ये हर दफ़ा मुझे याद है जब से मुझे कुछ 26 साल हो गए इस्लामाबाद में, इससे पहले मैं पॉलिटिक्स को या मीडिया को कवर करता रहा हूँ, आपकी हर कैबिनेट में कोई 2-4 ऐसे लोग निकल आते जो अवाम को इस तरह का चूना लगाएंगे जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे भाई, काम भी नहीं करेंगे भाई, आपको एक काम की एक तनख्वाह मिले। मतलब मैं नारा मार दूं यहाँ पे जी मैं अवाम की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, मैं चैनल पे बैठा हूँ, मैं बड़ी सर्विस करूँ, मैं भी तनख्वाह नहीं लूंगा। तो इसका मतलब मैं कोई ना कोई अगर हड हरामी करूंगा ना, फिर अगर मैं तनख्वाह नहीं ले रहा तो अपनी तनख्वाह में जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मुझे कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच के गरीबों की महंगाई में कम करूंगा। यहाँ तक ये तो तनख्वाह पे रुक गए ना बेचारे, मोहसिन नकवी साहब हूँ या जरदारी साहब हूँ या कोई 2-4 और भी मैं नाम देख रहा हूँ, अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, आजम तारर साहब हैं, गौहर इजाज साहब हैं। अच्छा इससे पहले मुझे याद है ये थे सेनेटर अला महमूद, जी वो थे, आगे हो गया। उसके बाद आजम सवाती साहब थे, लंबी लिस्ट। शौकत अजीज साहब ने कभी फरमाया था, बल्कि शौकत अजीज साहब का ड्रामा देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ड्रामे, मतलब हम रिपोर्टर हम चीज़ें उस पर रखते हैं थोड़ी सी। वो यहाँ से बहुत सारे, वो जब वजीर आजम बने 2004 में, शौकत अजीज अपने साथ एक बहुत बड़ा एक वक्त ना एक उसमें लेकर गए थे, अलाउ लश्कर लेके गए थे, जिसमें सहाफ़ी भी थे, MNS भी थे, पार्लियामेंटेरियन, पूरा जहाज भर के गए। जब तनकीद होने लगी भाई साहब इतने सारे लोग अब सरकारी खर्चे पे उस पर जा रहे हैं वो करने के लिए, उनका फ्री हज करवा रहे हैं या अगेन उनका उम्रा था, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ। उस पर बड़े कॉलम लिखे गए, उस पर अंग्रेजी में डायरीज लिखी गई, मुझे खुद पता है, मुझे खुद याद है, उन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल छपवाए और बड़ी खबरें लगी, बड़ा उस पर तबले, उस पर संगत, उस पर गीत गाए गए कि वाह जी शौकत अजीज साहब ने इतना बड़ा काम किया, जेब से अपना जहाज लेकर गए, 1-1 टक्के की वो पैसे देंगे। और कुछ अरसे बाद मैं कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद था, किसी ने सवाल डाल दिया कि मेरे जैसे शरारती ने डलवा दिया कि ये जो शौकत अजीज साहब जो अरबपति बंदे 7-8 अरब के उन्होंने अपने ऐसे डिक्लेयर किए थे यहाँ पे, ये उन्होंने डिक्लेयर किए थे। तो उनसे पूछा कि जनाब ये बताएं कि ये जो यहाँ से एक अब जहाज भर कर ले गए थे जिसमें सारे लोग शामिल थे, हु इज हु, तो इसका खर्चा कितने आया? उन्होंने करोड़ों रुपए के खर्चे वहां पे निकल आए। ये कौमी असेंबली में बताया गया, फॉरेन ऑफिस ने डिटेल दी और फाइनेंस मिनिस्टर दी कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के उससे बजट से गए थे। उस बंदे ने ये रिकॉर्ड में बता रहा हूं मैं आपको कि उस बंदे ने पूरी कौम के सामने झूठ बोलने के बाद ये पैसे मैं जेब से दूंगा, उसने सारी पेमेंट जो है उससे करवाई है, आपकी हुकूमत पाकिस्तान के बिल से करवाई है, ताकि कि वक्ती तौर पर ये मेरे पे तनकीद भी ना आए कि मैं इन लोगों को उस पे हज पे लेके जा रहा हूँ, उम्रे पे लेकर जा रहा हूँ। और जब तनकीद शनकीद खत्म हो कि तबले शबले बजा लिए मेरे जैसे बहुत सारों ने उधर उन्हें झुमर शुमर डाल लीजिए क्या बात है, तो उसके बाद उन्हें बिल भी दिलवा दिया। ये अगर रिकॉर्ड की बातें हैं। सो इस तरह के ये जो स्टंट करते हैं ना हमारे ये आके हुक्मरान करते हैं कि मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं फलानी मरात नहीं लूंगा। और भाई साहब हमने लाइब्रेरी बना दें, ये हमने आपको इस काम के लिए नहीं भेजा कि आप तनख्वाहें लें, जस्टिफाई करें, आपको काम के लिए भेजे, जरूर तनख्वाह लें, कुछ 4 पैसे लेंगे तो आपको पता होगा। वो कहते हैं डॉक्टर को फीस देनी चाहिए, वकील को फीस देनी चाहिए अगर आप काम करना चाहते हैं। आपको हम यहाँ फीस दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप डिलीवर करके दें। जरदारी साहब जो हैं वो डिलीवर करके दें, अगर वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसमें से देना। जो उनकी अगर जदाद की तफसीलें आपको याद है, मुझे याद है बिलावल भुट्टो साहब का, हम गोशवारे जब पहली दफ़ा MNA बन कर आए थे, वो हमने गोशवारों की डिटेल पढ़नी आगे शुरू की थी, मेरा सांस फूल गया था। इमरान मकराना को याद होगा जो हमारे साथी ने बना के बैठे, दुनिया भर में इतना जदाद, इतना पैसा, वो कहते हैं मीलों तक ट्रेनें गुजरती हैं आपके उस रकबों में से, कुछ वहां से देना जरा कौम को दें। वहां तो आप एक के बाद दूसरी तीसरी 8-8 10-10 आपके मिलने लग गई हैं। ऐसे शरीफ फैमिली का हम देखते हैं, उनके कारखाने पता नहीं कहाँ पे कहाँ चले गए। उसके बाद कोई आएगा हमें कहा जाए मैं तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह नहीं ले रहा, कौम जो है ना मुझे अपना मसीहा समझे और मेरी ईमानदारी पे और मेरे उस पे ना आके यकीन लेगा। भाई साहब आपके लिए तो पीनेट्स हैं, आप हमें जिस काम के लिए जा रहे हैं कर रहे हैं, और प्लस वजीर बनना इतना बड़ा क्लाउड है जो आप यूज करें। मुझे याद पड़ता है उन्होंने भी कहा, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने भी उन जनरल मुशर्रफ के दौर में ये ड्रामा किया था, मैं तनख्वाह नहीं ले रहा, और पूरी दुनिया फिरते थे। कहने का मतलब ये है कि अपना क्लाउड बनाते हैं, बिजनेस कंटेक्ट बनाते हैं। गौहर इजाज साहब कहते हैं मैं तो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया जनाब, आप अगर अरबपति बंदे एक्सपोर्टर हैं, आप हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक सब कुछ बना, लेकिन क्लाउड जो आपका बनता है, CV बनता है, आप उस CV के फवायद नहीं देख रहे, काम भी हमने नहीं देखा।
अभी देख लें कि मतलब जरदारी साहब को भी देख लें, अलीम खान साहब को भी देख लें, मतलब मोहसिन इस नकवी किस्म साहब को के भी देख लें। चैरिटी स्लोगन्स की बजाय अगर कॉस्ट कटिंग करनी है तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं और अगर मैकेनिज्म का परफॉर्म नहीं, करें और असल परफॉर्म चीज करें। परफॉर्मेंस के लिए हाँ। आपको भेजा गया है। आप ये जो ड्रामे है ना सारे, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, कपड़े बेच के महंगाई खत्म करूंगा, मैं अपने जूते बेच दूंगा, खुद को बेच दूंगा कौम की मोहब्बत में, ये ऐसे ड्रामे और ऐसे ड्रामे हम हैं और हमारी कौम ब्रेक लेनी है ऐसे ड्रामों ब्रेक पे के बाद बहुत अहम सवाल है, उसका भी जवाब आपसे जानना है। हमारी कौम ऐसे ड्रामों पे ऐसे खुश होती है, अल्लाह माफी बाश हो। आप देखेंगे नाच गाने शुरू हो जाएंगे कि तनख्वाहें नहीं ले रहे जी, 1.5 लाख रुपया नहीं ले रहे, मान लेते हैं ना, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। जी यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। बेस्ट अली जफर ने कुछ बातें की हैं बानी पीटीआई की, जो उनकी मुलाकात में पाबंदी लगाई गई है 2 हफ्ते की, उसके हवाले से सवाल करेंगे क्लास साहब से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब बात करेंगे, बेस्ट अली जफर ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो रिकंसिलिएशन है तो 3 शर्तें हैं हमारी। एक शर्त उन्होंने ये कहा कि हम जो 10 हल्के हैं उनको ऑडिट करा दें, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज की इजाजत दे दें, तीसरी उन्होंने ये बात की कि जो खवातीन हैं पीटीआई की जो जेलों के अंदर है उनको रिलीज किया जाए। अब ये कितनी एक कन्विंसिंग शराइत हैं? अब इससे ये पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा पीटीआई जो अपनी अपनी पावर या बार्गेनिंग पावर जो थी या उनकी स्ट्रेंथ थी, उनका क्लाउड था, इम्पैक्ट था, वो लूज कर रही है। ये मतलब ये जो उन्होंने शराइत रखी हैं उन्होंने रिकन्सिलेशन के लिए, अब ये एक तरह का साइन ऑफ वीकनेस है। अब ये मतलब पावर उसके, ये पावर से बात नहीं कर रहे। एक दौर था पावर थी, वो किसी से बात नहीं करते थे, कहते हम चोर डाकू से बात नहीं करते। अगरचे इसको अगेन अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि अली जफर जैसे सोबर लोग हैं जो पॉलिटिक्स में कोई आके लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, बातचीत करना चाहते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बैरिस्टर गौर साहब जैसे लोग हैं, मतलब मुझे ज़ाती तौर पर ये लोग जो हैं सॉफ्ट लोग हैं, समझदार लोग हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स को एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये कहना ये बड़ा थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग कॉमेंट है कि उन्होंने कहा हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए। दैट्स अ बिट कॉमिक। मतलब कौन सी हुकूमत जो है आपको कहेगी कि जय जी एहतजाज की आपको इजाज़त है? अच्छा, आपको हुकूमत इजाज़ की इजाज़त देगी, वो आपको I-10 में देगी, I-14 में फलां ग्राउंड पड़े वहां पे चले जाए, उधर कर। आप कहते नहीं हमें यहाँ पे डी चौक में हमने करना है। सो हुकूमतें कोई आप मतलब आपको अगर एहतजाज की इजाजत नहीं देती होती ना, आप उनसे पूछते होते। हाँ, डिप्टी कमिश्नर को जो सिविलाइज्ड काम होता है, डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट की जाती है, हर जगह होती है, यहाँ भी होता है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, उनका ये कहना इनोसेंट, मतलब इनोसेंट उनकी डिमांड है मस है कि हमें एहतजाज की इजाजत भी दी जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हजूर ठीक है, ना वो वोट की इजाजत देती है आपको, तो ना आपको एहतजाज की इजाजत। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।